है वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठक बुलाई है। आज पीसी बुलाएगी। कल पांडे जी से बात हुई तो हमने कहा कि ये आप कर रहे हैं वहाँ पर प्रोग्राम, तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है उनको भी जो है वो जोड़ने का काम करिए, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में मैं अपने हृदय से बात करता हूँ कि आप लोगों का बहुत योगदान है। कोई भी प्रदर्शन रहा हो पुरानी पेंशन घटा करके, पुरानी पेंशन बहाली के लिए नई पेंशन हटा करके, तो उसमें आप लोगों का जो योगदान रहा वो आगे से आगे बढ़ कर के रहा। रैली हुई हो या स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम हुए हों, और लखनऊ के पत्रकार साथियों ने तो बहुत ही आगे से आगे बढ़ कर के किया। हालांकि इस बार पूरे देश के पत्रकारों ने, यहाँ तक कि दिल्ली में जहाँ थोड़ा जगह या कहना चाहिए कि टीवी चैनलों में थोड़ा जगह नहीं रहती है, उन लोगों ने भी तमाम प्रेशर्स के बावजूद जो है वो कुछ न कुछ स्थान देने का काम किया। उसकी वजह से काफ़ी इसमें गति भी आई। हम लोगों ने 29-30 नवंबर 2022 में संकल्प लिया था ARF के सम्मेलन में पुरी में कि हम 23 को पूरे तौर पर NPS हटाओ अभियान में लगाएंगे, और जब तक एश्योर्ड पेंशन या गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी आंदोलन जारी रखेंगे। पूरा साल आंदोलन किया हम लोगों ने, और रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, लखनऊ के स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली हुई। ऐसी रैलियाँ हर स्टेट में हुई। तमाम जो 30-35 संगठनों को, 36 संगठनों को हम लोग एक साथ, जिनमें राज्य कर्मचारी भी थे, जिनमें शिक्षक भी थे, जिनमें निगम कर्मचारी भी थे, जिनमें ऑटोनोमस कर्मचारी भी थे, तो सब लोगों को जोड़ करके एक मंच पर ला करके जो हम लोगों ने एक जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया, तो इसका भी काफ़ी दबाव सरकार के ऊपर रहा, और सरकार ने जो है वो पार्लियामेंट में ये घोषणा की कि हमने एक कमेटी का गठन कर दिया है, और ये कमेटी जो है वो इस पेंशन को रिव्यू करेगी मामले को। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर सोमनाथन जी को दी गई, और उसमें DOPT सेक्रेटरी और हमारे PFRDA के चेयरमैन, इसके अलावा DFS के सेक्रेटरी, तो इन लोगों को स्थान मिला। और उसमें हमारे जो जॉइंट JCM है, जो हमारी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, स्टाफ साइड से काफ़ी नेगोशिएशंस करने का काम किया। 4-5 बैठकें तो ऑफिशियल रही, और बहुत सारी बैठकें जो हैं उसकी बैक ऑफिस में भी हुई। अल्टीमेटली कुछ हमारे और कमेटी के बीच में, या JCM स्टाफ साइड और कमेटी के बीच में कुछ मतभेद थे, और वो मतभेद दूर होते नहीं नज़र आ रहे थे। ये लग रहा था कि अभी ये टूट जाएगा, समझौता होगा नहीं। ऐसे मौके पर तो प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप किया, और उन्होंने कहा कि आप JCM स्टाफ साइड बुलाइए, हम खुद बात करना चाहते हैं। तो 24 तारीख को उन्होंने बुलाया, और जो विषय हम लोगों ने से पूछे थे कैबिनेट सेक्रेटरी ने, और जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं सोमनाथन जी, कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपका मिनिमम जो है वो कहाँ तक आप जा सकते हैं। हम लोगों ने उनको बता दिया कि हमारा तो आपसे जो कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री से भी कहना है, उसे हम पे प्रधानमंत्री जी कहेंगे हम मान जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो उसमें सीधी बात यही थी कि OPS में सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, और उसके ऊपर महंगाई राहत मिलती है। हम लोगों का ये हमारी मूल मांग है। जब तक इस पर कोई समझौता नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी समझौता नहीं करें। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही कि बहुत सारे लोग पेंशन याफ्ता लोग मर जाते हैं, उनके परिवार का क्या होगा? उनके परिवार को भी आपको फैमिली पेंशन देना होगा, और फैमिली पेंशन पर भी हमारा उनका
परसेंटेज पर कुछ अंतर था, तो हम लोगों ने अपनी लक्ष्मण रेखा 60% था कि 60% से कम पर समझौता नहीं हो। तीसरी बात ये थी कि हम लोगों ने कहा कि मिनिमम पेंशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी पेंशनेबल सर्विस नहीं होती है उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जो है वो पेंशन नहीं है तो क्या करें। तो 7वें वेतन आयोग ने मिनिमम पेंशन की बात कही थी कि 10 साल की लिमिट लगा करके कि 10 साल की नौकरी पर हम मिनिमम पेंशन दे देंगे, लेकिन उन्होंने 9,000 रुपये देने की बात की। तो हम लोग 15,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, इसलिए कि ओपीएस वालों को 9,000 रुपये पेंशन मिले और जो ये पेंशन जो नई योजना आएगी उसमें 15,000 रुपये पेंशन मिले तो झगड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये तय हो गया कि 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन देंगे और उस पर आधा उस पर जो है वो डीआर पूरा देंगे। तो आज की तारीख में उनको भी 15,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 5,000 रुपये तो डीआर हो गया है, वो भी मिलने का काम होगा। एक बात ये भी थी कि वो कहते थे कि हम रिटायरमेंट के समय में कुछ भी कैश नहीं देंगे। हम लोगों का कहना था कि भाई जब रिटायरमेंट होगा आदमी खुशी खुशी घर जाए, कुछ ले करके जाए, कम से कम नाते रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, कुछ खिलाएगा पिलाएगा, दावत करेगा, बिटिया आएगी, दामाद आएगा, कुछ एक नए कस्टम्स होते हैं। तो खाली हाथ घर जाएगा तो क्या करेगा। और उन्होंने वायदा तो नहीं किया, लेकिन कहा कि अच्छा हमको सोचने दीजिए। बाद में जब अश्विनी वैष्णव जी ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने घोषणा की कि हम जो है वो आपको लमसम जो है वो हर 6 महीने पे 1/10 देने का काम करें। तो इस तरीके से करीब 12 महीने की तनख्वाह लोगों को 25 साल में मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके एक और हम लोगों का कहना था कि सरकारी आदेश जब इशू होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम इसको जो है वो प्रॉस्पेक्टिवली लागू करेंगे, मतलब भविष्य के लिए लागू करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ये जो लोग बेचारे 800 रुपये 1200 रुपये 1500 रुपये पेंशन लेकर के रिटायर हो रहे हैं 1 जनवरी 2004 के बाद वाले, वो क्या करेंगे, वो तो खुदकशी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये भी मान गए वो कि हम जो है इसको जो है वो उन लोगों के लिए रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे। ये जो यूपीएस योजना है वो जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी लागू की जाए। एक हम लोगों का और कहना था कि भाई ये आप 35 साल कहते हो कि 35 साल पे हम पूरी पेंशन देंगे, और वो ज़माने चले गए जब 57 में योजना आई थी पेंशन की, तो उस समय 35 ईयर्स लागू हुआ था। तो हमने कहा उसको घटाते 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 20 साल पे आ गया। आज आप इसको 20 साल करिए। खैर वो 20 साल नहीं माने, लेकिन उन्होंने 25 साल मान लिया। लेकिन एक बात और मान ली है कि 3 साल पे इसको रिव्यू भी करेंगे। अब इस सारी योजना को लागू करने के लिए सरकार को जो है वो करीब 18.5% जो है वो देना पड़ेगा। अभी पहले साल में ही उनको करीब 6,700 करोड़ रुपए इस योजना में 23 लाख लोगों के लाभ के लिए देना पड़ेगा। हमारे कर्मचारियों का भी 10% पैसा इसमें लगा हुआ है। तो अभी उसमें से हमको करीब 12 महीने की तनख्वाह वापस मिल रही है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे उसके लिए भी प्रयास करते रहेंगे कि ये आगे चल कर के हम लोगों को मिल जाए। ग्रेच्युटी जो है वो 15 दिन की हर साल के ऊपर जो ग्रेच्युटी एक्ट में है वो भी मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इससे 23 लाख कर्मचारियों का काफ़ी लाभ हुआ है और लोग बहुत खुश हैं। मैं हमारे टीएन भाई थे उस समय वहाँ पर कर्नाटका में, मुझे मौका नहीं मिला, मैं इनको भी ले जाना चाहता था एक रैली में, लेकिन मैं इतना व्यस्त हो गया कि बेंगलोर में करीब 5,000 लोगों की रैली हुई। 4,000 बच्चे वो थे जो 1 जनवरी 2004 के बाद में बच्चियाँ भर्ती हुए थे। इसी तरह उत्साह में तो कुछ कहना नहीं। मैसूर में करीब 3,000 लोगों की रैली हुई, उसमें से भी 2500 लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, बहुत खुश थे सब। इसी तरीके से हुबली में रैली हुई, गोवा में रैली हुई। तो मैं भी इसके बाद में 4 प्रांतों का मतलब 4 जगह दौरा करके आ गया। अभी कल जलंधर में था, वहाँ भी लोग बड़े खुश थे।
तो कुल मिला करके लोग बहुत खुश हैं और भारत सरकार से भी खुश हैं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार में भी प्रधानमंत्री संज्ञान लेकर के वो बुलाएंगे, बात करेंगे। उस दिन उनका बात करने का अंदाज़ भी बहुत निराला था। मतलब वैसे मैं उनसे पहले भी एक दो मौके पर मिला हूँ और उन्होंने बहुत सहिष्णुता भी दिखाई है। एक दिन सूरजकुंड में एक सम्मेलन था और प्रभु जी ने कहा कि हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको जानता हूँ, ये कोऑपरेटिव में पहले होते थे, तो मैं मुख्यमंत्री था उस ज़माने में, इनसे भेंट हुई थी। उनकी याददाश्त तेज़ है, तो थोड़ा बहुत हमारे रास्ते पे है। तो कहने मैं इनको जानता हूँ, फिर खुद ही पकड़ करके ले गए चाय पिलाने के लिए। तो मुझे लगा था कि, लेकिन इधर मैंने उनको देखा कि कुछ बड़ा रूखा सूखा बिहेवियर उनका नज़र आता था टीवी पे। तो हम लोग सोचे शायद ऐसे ही कुछ होगा। एक दिन और बहुगुणा जी की टिकट का विमोचन हो रहा था, तो उन्होंने रीता जी ने कहा कि शिव गोपाल मिश्रा ने, कहने नहीं, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। फिर आके वही हम लोगों की टेबल पे ही चाय पीने लगे। तो वो तो जो अपना उनका वो है वो अपनी जगह, लेकिन उस दिन उनका अंदाज ही अलग था बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हाँ भाई बताइए, मैंने बुलाया आज आप लोगों को। और एक बात आपके बात करने से पहले ही बता दूं कि आपकी ये जो सोमनाथन जी हैं, ये तो अब कैबिनेट सेक्रेटरी होने वाले हैं। इन्होंने हमको सब बता दिया है कि आपकी मांग क्या है, और कहा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी सारी मांगें हमने मान ली। तो ये एक नया अनुभव था बिल्कुल कि हम अपने मुंह से कोई बात बोले, उससे पहले प्रधानमंत्री कह दे कि हमको सब बात पता है और जो आपकी मांग है उसको हमने मान ली। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की, विकसित भारत की बात की, रेलवे की बात की, उन्होंने वंदे भारत की बात की, तमाम जो है वो जो दुर्घटनाएं हो जा रही हैं उनके बारे में बातचीत की। और साथ में ये भी कहा उन्होंने सोमनाथन जी को कि भाई देखिए, आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये सब सरकारी कर्मचारियों के अगुआ हैं, उनके आंदोलन चलाते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका जो जेसीएम स्टाफ साइड है उस तंत्र को काफ़ी मजबूत करिए और कन्फ्रंटेशन की कोई नौबत नहीं आती। तो एक भरोसा देने का काम उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि ये है, और ये स्कीम आने के बाद में अभी तो इसके नियम वगैरह बनने में 2-3 महीने लगेंगे, और ये स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो अभी इसमें अगर कुछ कमियां होंगी तो नियम बनने के समय हम लोग उसको ठीक करा लेंगे। ये हम लोगों का उद्देश्य था, और मेन उद्देश्य तो यही था कि आप साथियों को व्यक्तिगत तौर पर मैं धन्यवाद करूं कि क्योंकि ये जब भी इस मुहिम को लाइव हम लोगों ने चलाया तो आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया, आप लोगों ने भी हम लोगों का बहुत साथ दिया। तो इसका जब हल चखना है तो हम लोगों को सबको साथ मिलकर ही चखना है। तो आप लोगों को एक बार फिर मैं बहुत धन्यवाद दूँ। सर, एमडीएस में रिटायर कितने होंगे करीब कर्मचारी, कुछ आइडिया है? देखिए, टोटल अभी सरकारी कर्मचारियों की संख्या अगर हम लें तो 23 लाख कर्मचारी हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ, अदरवाइज भी मैंने कही है, राष्ट्रीय प्रेस के सामने बात कही है कि ये योजना 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए है। लेकिन अभी 90 लाख वो कर्मचारी और शिक्षक हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। हमें ये योजना उनके लिए भी लागू करवानी है। हमें खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको योजना के आते ही कहा कि ये बहुत अभिनंदनीय है। अब मैं उनसे मिल करके बात करने वाला हूँ। इस अभिनंदनीय योजना